हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा सार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं और उस नए चैप्टर में आपको कुछ नए नए बिंदुओं पर आपको इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आज का जो नया चैप्टर है, आज का है गुरुत्वाकर्षण, या हम इसको बोल सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अगर हम देखें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रहस्य हैं जो उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे आने वाली क्लासों में। लेकिन आज जो है, जैसे कि आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ विशेष बातें बताई जाए तो सबसे पहले ये बातें आएंगी कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक ग्रह किस बल के कारण रुकी हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हैं, रुकी हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, इसको हम लोग और आने वाले क्लासों में या इसी क्लासों में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप उससे निश्चिंत रहिए। जैसा कि आपका एक पॉइंट है ग्रहों की गति। क्या? ग्रहों की गति। ग्रहों की गति के बारे में एक विशेष वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उनके बारे में कुछ तथ्यों पर क्या किए, प्रकाश डाले। जैसे कि उनके बारे में यदि देखा जाए या सुना जाए या बोला जाए तो उनके बारे में स्टार्टिंग से हम लोग अध्ययन करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि वो वैज्ञानिक है गैलीलियो। कौन? गैलीलियो। जैसे गैलीलियो जो हैं, आपको इस प्रकार लिखना है अपने कॉपी में, ये लिखना है कि इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो या गैलीली नामक वैज्ञानिक ने इस तथ्यों पर प्रकाश डाला कि गैलीली या गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इस तथ्यों पर प्रकाश डाला कि यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो वह एक समान वेग से क्या होगी, एक समान त्वरण से क्या होगी, पृथ्वी पर गिरेगी। इन्होंने कुछ ऐसे तथ्य दिए जो आपको बहुत से किताबों में ये सब शब्द मिलेंगे और ये पूरे पॉइंट मिलेंगे जो मैंने अभी बोला। जैसे कि जो एनसीईआरटी पैटर्न के आधारित है, जैसे कि एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आधारित बिंदु हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि उस पर यदि फोकस किया जाए तो गैलीलियो ने कुछ ऐसे तथ्यों पर विचार अपना डाला था कि उनके विचारों को, एक वैज्ञानिक है सर आइजैक न्यूटन, उनके विचारों को आगे लेकर के चलें। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ नए बिंदुओं पर देखेंगे। फिलहाल इसको अभी क्या करेंगे, ड्रॉप कर देते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग देखेंगे ग्रह होते क्या हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक ग्रह अपने कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमण क्या कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। यदि इसको लिखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो हम लोग देखते हैं। ओके, ग्रह क्या? प्लैनेट जिसको कहते हैं, ग्रह। अब ग्रह के बारे में यदि हम लोग देखें तो ग्रह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ग्रह में आकाश में उपस्थित प्रत्येक पिंड अपनी कक्षाओं में चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। क्या? ग्रह कहते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर जो तथ्य बताया जा रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट लिखी गई है ग्रह में, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि आकाश में उपस्थित प्रत्येक पिंड अपनी अपनी कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह। जैसे कि आप लोग कई
एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल ग्रह जितने भी हैं, मंगल ग्रह जो हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन यहाँ पर किसकी परिक्रमण करते हैं? सूर्य की परिक्रमण करते हैं। अगर देखा जाए चारों ओर, और ये अपने अक्षों पर होते हुए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कोई ग्रह स्थित है तो यह अपने अक्ष पर भी परिक्रमण करेगा और सूर्य करेगा, परिक्रमण करेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको आपको क्या करना है, जानना है। जैसा कि यहीं पर हम लोग ये देखें तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ जो तथ्य बताया जा रहा, आकाश में उपस्थित प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। तो आप यहाँ प्रोसेस ये लिख सकते हैं, आकाश में उपस्थित सूर्य के प्रत्येक पिंड, सूर्य के जो उपस्थित यानी कि इर्द गिर्द जितने भी पिंड है, सूर्य के चारों ओर क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। यदि मान लीजिए कि आप यहाँ अथवा लगा करके एक परिभाषा और लिख सकते हैं इस प्रकार। देखिए अब इसको देख लीजिए, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, आकाश में क्या, आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं दोस्तों। क्या, ग्रह कहते हैं। ये देखिए दो परिभाषा है, ये दोनों परिभाषा एग्जैक्ट राइट है, यानी कि जो ये प्रोसेस लिखे गए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर बनाकर लिखे गए हैं। तो ये जो ग्रह है मेरा क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, उपग्रह के बारे में क्या करते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, रब किया जाए दोस्तों। अब जैसे कि यदि देखा जाए तो उपग्रह होते क्या हैं, उपग्रह तो यहाँ पर आपको लिखना है, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ पिंड, क्या, प्रत्येक ग्रह के चारों और कुछ आकाशीय पिंड हम लोग कह सकते हैं। ओके, कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते रहते हैं। ओके, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। क्या, जिन्हें उपग्रह कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें उपग्रह कहते हैं। तो आप लोग ले सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर, क्या, पृथ्वी के चारों ओर कौन ग्रह चक्कर लगाता है, यानी कि वो ग्रह क्या है, उपग्रह है मेरा, उपग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ओके, ये उपग्रह जो है ये पृथ्वी के क्या करता है, चक्कर लगाता है इर्द गिर्द चारों ओर। तो ये एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, चंद्रमा। उसी प्रकार मंगल में भी क्या होता है, मंगल में भी दो प्रोसेस होता है, अर्थात इसके भी क्या होते हैं, दो उपग्रह होते हैं। तो यहाँ पर दो उपग्रह ये भी क्या होते हैं,
मंगल के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओके, अब इसी के आगे कुछ और नए तथ्यों पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस डालते हैं। ओके, रब किया जाए। तो यहाँ पर फोकस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको ये हेडिंग डालना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का नियम। ग्रहों की गति के संबंध में, क्या, गति के संबंध में, यहाँ केपलर भी लिखा जाता है और केपलर भी लिखा जाता है, केपलर का नियम। तो इनके द्वारा 3 नियमों का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया दोस्तों। क्या 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया, और उन तीनों नियमों को हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास में हम क्या करेंगे, इसी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ओके, तो यहाँ सर्वप्रथम हम लोग पहला नियम लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला नियम हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर पहला नियम हो जाएगा प्रथम नियम। ओके, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षाओं का नियम, कक्षाओं का नियम दोस्तों। तो ये जो कक्षाओं का नियम है, आप लोग ये कह सकते हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। क्या परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तथा यहाँ पर हम ये भी बिंदु लिख सकते हैं, सूर्य ग्रहों का फोकस पर होता है। ओके, ये फोकस पर होता है, इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य ग्रहों का फोकस पर होता है। क्या फोकस पर होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो परिभाषा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं अपने द्वारा या अपने माध्यम से क्या किया हूँ, बनाया हूँ। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको रब किया जाए दोस्तों, ये बात क्लियर ना। अब हम लोग द्वितीय नियम देखते हैं। अब जैसे कि द्वितीय नियम जो है प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट है। द्वितीय नियम जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं द्वितीय नियम दोस्तों। और द्वितीय नियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफली वेग का नियम। क्षेत्रफली वेग का नियम दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाएंगे और उस फिगर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे रहेंगे। ओके, अभी हम मान लीजिए सूर्य है, स्थित है सूर्य, ए बी सी और डी, यहाँ भी इस प्रकार ऐसे कर दीजिए। ये सन है और इसके बीच
डी थीटा, और यहाँ से यदि इसको, तो यहाँ बनेगा जो कोण वो थीटा कहलाएगा। ओके, ये चित्र है, इसको देखिए और इसी से प्रोसेस मैं लिखने जा रहा हूँ। किसी भी ग्रह को, क्या किसी भी ग्रह को सूर्य के, क्या सूर्य से मिलाने, क्या सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल लो, समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल, क्या समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग नियत रहता है। ओके, इसी में थोड़ा हम पॉइंट को क्या करते हैं, घुमा कर लिख देते हैं, कुछ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंटों में। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, द्वितीय नियम में यह बताया गया है, यानी कि इस नियम में यह बताया गया है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसका मान न्यूनतम होता है, तथा जब ग्रह सूर्य के समीप होता है तो इसका मान अधिक होता है। ओके, ये बिंदु आपको याद रखना है, यानी कि ये हो जाएगा एक नॉर्मल सी परिभाषा, यानी कि वेग के अनुसार यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल ASB, ओके, बटे डेल्टा टी बराबर, यहाँ पर क्षेत्रफल CDS हो जाएगा, क्षेत्रफल CDS लिखिए या CSD लिखिए बटे डेल्टा टी हो गया। ये मेरा दूसरे नियम के अंतर्गत सूत्र का क्या हो गया, निगमन हो गया दोस्तों। अब जैसे कि इसको यदि समझा जाए तो बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग नियत रहेगा, चाहे जितना दूरी पार करेगी लेकिन इसका वेग क्या होगा, नियत रहेगा। ओके, यानी कि यहाँ जो क्षेत्रफल पार करेगा तो उसका क्षेत्रफली वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर ये प्रोसेस बताया जा रहा है। मैंने ये लिखा कि द्वितीय नियम में यह बताया गया है,
यह बताया गया है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसका मान क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा, तथा जब ग्रह सूर्य के क्या होगा, समीप होगा तो उसका मान क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर मैंने वेग के अनुसार ये कहा कि क्षेत्रफल ASB ये त्रिभुज और ये क्या CSD ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही मेरा क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा। ओके, अब इसी के आगे इसके तृतीय नियम पर हम लोग क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका ये बिंदु क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ओके, जैसे कि इसको रफ किया जाए दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग तृतीय नियम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं तृतीय नियम। ओके, या हम इसको कह सकते हैं क्या, परिक्रमण कालों का नियम। परिक्रमण कालों का नियम। ओके, इसमें एक छोटा सा फिगर बनेगा, उस फिगर के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कुछ इस प्रकार चित्र को पर, ये सूर्य हो गया मेरा, और यहाँ से कुछ इस प्रकार, और ये जो है यस हो गया मेरा सन, और ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। ओके, बस हो गया, ये बिंदु ओ है। ये इसकी जो परिक्रमण है यानी कि जो चक्कर लगा रहा है इस प्रकार होगा। तो इसमें आपको ये लिखना है किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल एक पूरा चक्कर लगाने का समय, या हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आप थोड़ी सी लाइन है जो उसको लिख लीजिएगा। तो हम लोग इस पे उत्पत्ति चलते हैं, उपपत्ति जिसको हम लोग कहते हैं क्या, उपपत्ति। तो ये जो है प्रोसेस, इसको आप लोग समझिए। थोड़ा सा इसमें एक लाइन लिखना है, फिर पूरा प्रोसेस वही है। यदि दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ तथा अर्ध लघु अच्छो क्रमशः क्या है, अच्छो क्रमशः ए और बी है, यही ए तथा क्या है बी हो तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी होगा। ओके, अतः यदि ग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल टी हो तो तब हो जाएगा प्रोसेस। इसको समझिए, इसलिए इसी पर पूरा प्रोसेस क्या है, डिपेंड है। टी बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ओके,
बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफली वेग। ओके, लेकिन यहाँ पर जो टी परिक्रमण काल है, क्या परिक्रमण काल है, क्या परिक्रमण काल है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा सदैव ए पाई ए बी बटे क्षेत्रफली वेग का जे बटे 2m, इसके बटे में 1, ये ऊपर चला जाएगी, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा मेरा प्रोसेस 2m पाई ए बी, ओके, बटे क्या हो जाएगा j। इतनी बात क्लियर। अब लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार प्रोसेस लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ओके, दोनों पक्षों में क्या कर देते, वर्ग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा हो जाएगा प्रोसेस। इसको देखिए आप समझिए, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हुआ, ये सभी का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, यम स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बटे जे का स्क्वायर। इतना हो गया। तो यहाँ पर हमको एक लाइन लिखना है और इसी चित्र के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, माना दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का अर्धनाभि, दीर्घ मान करके, ओके, माना दीर्घ वृत्ताकार, क्या, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का अर्ध नाभि लंब है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार है, और यहाँ नाभि लंब जो है ये मेरा क्या है, ओके, यल है। तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, यल बराबर क्या हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर बटे ए, तो इसका 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यल ए बी, ये यल ए बी। तो ये इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ ये कह सकते हैं बी स्क्वायर का मान रखने पर, तो जब यहाँ पर बी स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये टी स्क्वायर है, टी 4 है, 4 है, 4 यम स्क्वायर है, यम स्क्वायर, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, बी का स्थान क्या हो जाएगा यल ए बटे क्या है जे स्क्वायर है, जे स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 यम स्क्वायर। अब देखिए पाई स्क्वायर यल है, यल बटे क्या जे स्क्वायर, और ये एक यल स्क्वायर और एक एक ए स्क्वायर और सिंगल ए, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो ये जितना प्रोसेस है ये सभी हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, अर्थात नियतांक है। ये पूरा जितना भी पर्सन है ये क्या है, पूरा मेरा नियतांक। तो ये हटेगा तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल बराबर ए क्यूब, तृतीय घात के रूप में मैंने क्या किया, सिद्ध कर दिया। ओके, ये आपका प्रोसेस है। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का नियम, 3 नियम था, जिसको मैंने प्रथम नियम, द्वितीय नियम व तृतीय नियम, तीनों नियमों को मैंने क्या किया, समझाया। ओके, तो इसके आगे जो है आपको ये कुछ नए बिंदु मिलेंगे, जैसा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, और इसके अंतर्गत कुछ ऐसे वैज्ञानिक के नाम भी बताए जाएंगे जो आप पहली बार क्या करेंगे, उनसे परिचित होंगे। ओके, तो ये यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।